studied the primary growth in the dicot stem, then we studied the secondary growth. ठीक है? So कल के पूरे lecture में we had completed till the entire dicot stem. ठीक है? So अभी dicot stem मतलब like monocot stem start करने से पहले there are a few topics which are left, which are basically in continuation with the dicot stem only. हाँ बोलो. बच्चे मैंने कल बोला तो था, अनाउंस किया था मैंने कि टेस्ट मैंने इसके बाद में पोस्टपोन किया है. तुम कल नहीं थी, बट मैंने कल अनाउंस किया था, शायद तुम ही एब्सेंट थी, मैंने बाकी लोगों को तो बोल दिया था. एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन इन द ग्रुप एक्चुअली. वो मैंने इसलिए बोला था बिकॉज इसका ये जो पोर्शन है इस अनाटमी वाले का वो आज थोड़ा सा बाकी था, बिकॉज अगर मैं इसको नेक्स्ट मतलब हॉलीडेज के बाद तक रखती तो इट वुड हैव यू वुड हैव फॉरगॉटन इट. तो इसीलिए मैंने बोला भी था कल कि मतलब लाइक आफ्टर द दिवाली ब्रेक देयर विल बी द टेस्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी, प्लस एट द सेम टाइम यू हैव टू स्टडी दिस एनाटमी. आई इमीडिएटली टेक द टेस्ट ऑफ एनाटमी आफ्टर द मॉर्फोलॉजी टेस्ट. ठीक है? सो बेसिकली दिस चैप्टर विल गेट ओवर टुडे. माय पॉइंट वाज दिस कि बिकॉज अगर मैं इसको एक वीक के ब्रेक पे छोड़ती तो ये आप लोग तब तक सब भूल जाते, इसीलिए सो आई वांटेड अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस. ठीक है? डोंट वरी इफ यू आर प्रिपेयर्ड. एज सून एज द क्लासेस रीओपन, लाइक कल से ब्रेक है ना, कब तक है हॉलीडेज? 18 से है ना? हाँ, तो 18 को मतलब जब भी जो भी डे है उसके अकॉर्डिंग आपका फिर वो टेस्ट होगा. ठीक है? एंड एट द सेम टाइम आप लोग एनाटमी भी पढ़ के रखेंगे सो दैट इसके बाद में आपका सो दैट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी दोनों अच्छे से हो जाएगा. ठीक है? मैंने कल बोला था प्रोबेबली ओनली यू वर एब्सेंट यस्टरडे आई थिंक, है ना, इसीलिए शायद तुम्हें पता नहीं होगा, बट मैंने ये कल बता दिया था. ठीक है? तो कल मैंने डाइकॉट स्टेम करा दिया था, तो उसी डाइकॉट स्टेम में एक छोटा सा टॉपिक, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में एक टॉपिक है विच इज द एनुअल रिंग्स. ठीक है? एनुअल रिंग्स का मतलब क्या होता है कि एनुअल रिंग्स कहने का मतलब कि अब जैसे हम किसी ह्यूमन बीइंग की या किसी एनिमल की एज भी डिटरमाइन करते हैं तो वो डिफरेंट फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं. ठीक है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी एनिमल. बट अगर हमको किसी ट्री की एज को डिटरमाइन करना है, हाउ डू वी डिटरमाइन द एज ऑफ अ ट्री? बिकॉज ऑब्वियसली देख के तो वी कैन जस्ट सिंपली से कि मतलब दिस प्लांट इज यंग और दिस प्लांट इज ओल्ड, बट वी कैन नॉट एग्जैक्टली डिटरमाइन द एज, मतलब वो कितना, हाउ मच इयर्स ओल्ड इज दैट ट्री. सो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आता है, देयर इज दिस एनुअल रिंग्स. ठीक है? एनुअल रिंग्स बेसिकली क्या होता है कि दीज एनुअल रिंग्स दे आर बेसिकली फॉर्म्ड ड्यू टू द डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन डिफरेंट सीजन्स. फर्स्टली जो कल डाइकॉट स्टेम वाला था जो भी मैंने कल कहा था उसका राइटअप आई ऑलरेडी सेंट इन द ग्रुप, प्लस जो ये एनुअल रिंग्स हार्टवुड सैपवुड और ये सब कुछ है ये भी उसी राइटअप में गिवन है. ठीक है? सो ऑल्दो आई हैव रिटन हियर you can मतलब you can write it up from there also. I've sent everything in the group. ठीक है? So annual rings क्या होते हैं? They are formed due to the differential activity of the cambium in the different seasons. ठीक है? मैंने ऑलरेडी बताया था कि cambium क्या होता है? Cambium has got the meristematic activity. इसीलिए डाइकॉट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस एंड मोनोकॉट्स के अंदर cambium नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए मोनोकॉट्स के अंदर there is no secondary growth. ठीक है? So जनरली दो सीजन कंसिडर किए जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि स्प्रिंग सीजन इज द ब्लूमिंग सीजन. ठीक है? फॉर द प्लांट्स और द ट्रीज. सो स्प्रिंग सीजन इट इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज अ फेवरेबल सीजन. व्हाई इज इट कंसिडर्ड एज अ फेवरेबल सीजन? बिकॉज देयर इज एम्पल सनशाइन, abundant water, minerals, everything is abundant. So the growth of the plant takes place in a very better way. Whereas जो winter season होता है या फिर जो autumn season होता है उसमें that is considered as the unfavorable season. ठीक है? तो इसी के basis पे the annual rings और the age of the tree can be determined. ठीक है? अच्छा, अब cambium के terms में हम इसको बोल रहे हैं. cambium क्या होता है? cambium continuously produces secondary xylem on the inner side. जैसे कल जो हमने किया था डाइकॉट स्टेम में या डाइकॉट रूट में भी जब हम कर रहे थे, जब केम्बियम प्रेजेंट होता है तो केम्बियम के वजह से जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो केम्बियम के चारों तरफ डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, विच पुशेस द प्राइमरी फ्लोएम ऑन द आउटर साइड, वेयर एज जो प्राइमरी जाइलम होता है दैट इज पुश्ड टुवर्ड्स द पिथ एंड सेकेंडरी जाइलम उसके आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है. ठीक है? सो केम्बियम इट कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूसेस सेकेंडरी जाइलम ऑन द इनर साइड. सो बेसिकली अगर हम जो सेकेंडरी जाइलम वर्ड है, सेकेंडरी जाइलम वर्ड के वो हम एक वुड भी बोलते हैं, वुड.
ठीक है, इसी के बेसिस पे वी क्लासिफाई हार्टवुड, सैफवुड एंड ऑल ऑफ दिस. So the secondary xylem, the deposition of the secondary xylem basically. So this deposition of secondary xylem is also known as wood. So secondary xylem के लिए हम alternatively wood भी use करते हैं, which is wood. ठीक है. अच्छा, अब मतलब बेसिकली व्हाट डू आई मीन बाय दिस एनुअल रिंग्स, एंड इसमें स्प्रिंग सीजन और विंटर सीजन से इसका क्या कनेक्शन है. सपोज इफ दिस इज द केम्बियम, ठीक है, अगर ये सपोज केम्बियम है, तो केम्बियम में क्या होगा जब, एंड ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द वेसल्स एंड ट्रैकीज ओनली. ठीक है, सो सपोज एक केम्बियम है एंड सपोज द करंटली द सीजन इज द स्प्रिंग सीजन, एंड सिंस द स्प्रिंग सीजन आई रिटन योर द स्प्रिंग सीजन इज द फेवरेबल सीजन. तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, कैसे वेसल्स प्रोड्यूस होंगे जाइलम के, द वेसल्स विच विल बी प्रोड्यूस, दे विल बी बिगर वेसल्स. ठीक है, जो वेसल्स का साइज है दैट विल बी बिगर. Whereas suppose अभी के टाइम पे, अभी जो करंट सीजन है, suppose that is if that is a winter season, ठीक है, again this is the cambium, but जो winter season में जो vessels produce होंगे they will be of actually smaller size. ठीक है, why they will be of smaller size, because due to the lesser activity of cambium, क्योंकि this winter season is the unfavorable season and the activity of cambium decreases during the winter season, so therefore the smaller vessels they are produced. ठीक है, and whenever I'm saying the word, whenever I'm using the word annual ring, annual का मतलब क्या होता है, 1 year. ठीक है, so whenever I'm using the word annual ring, one annual ring is equal to 2 rings. ठीक है, वो कौन से 2 रिंग्स होंगे, वन रिंग विच इज प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग सीजन एंड द अदर रिंग विच इज प्रोड्यूस इन द विंटर सीजन. ठीक है, सपोज इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एज ऑफ अ ट्री, ठीक है, अगर उसके लिए एंड द स्टडी ऑफ द एज ऑफ द ट्री दैट इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी. ठीक है, अगर सिंपल सा मैं आपको बोलती हूँ कि जस्ट टेल मी, कोई भी एक सामने ट्री है एंड इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट द एज ऑफ दैट ट्री, सो हम क्या करते हैं उसमें, वी बेसिकली काउंट दीज रिंग्स. ठीक है, और वो रिंग्स कैसे होती हैं, लाइक दिस. सपोज इफ दिस इज अ सेक्शन आई एम टेकन ऑफ द ट्री एंड इसमें आई हैव टू एक्चुअली काउंट द नंबर ऑफ रिंग्स विच आर प्रेजेंट. एंड ये रिंग से मेरा क्या मतलब है कि एक रिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, वन एनुअल रिंग इज इक्वल टू 2 रिंग्स, विच मीन्स एक स्प्रिंग सीजन के टाइम पे जो ग्रोथ इन्वॉल्व है एंड एक विंटर सीजन के टाइम पे जो ग्रोथ इन्वॉल्व है दैट इज इक्वल टू 1 एनुअल रिंग. ठीक है, एंड अगर मुझे किसी ट्री की एज कैलकुलेट करनी है, सो आई विल एक्चुअली कैलकुलेट दिस, काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिंग्स. So if this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So there are total 7 rings, which means the trees of 7 years. But this is again, this is not possible. And if you want even a better way to calculate this, तो और भी क्या कर सकते हैं कि I can calculate these rings. Rings कौन से, ये vessels. Suppose again this is the cambium. ठीक है, ये cambium है. अब इस पे suppose सबसे पहला सीजन जो है वो स्प्रिंग सीजन आया. ठीक है, स्प्रिंग सीजन आया, तो स्प्रिंग सीजन में वेसल्स कैसे प्रोड्यूस हुए, मैंने अभी बोला कि द वेसल्स प्रोड्यूस दे विल बी ऑफ लार्जर डायमीटर और बिगर वेसल्स आ जाए. ठीक है, तो ये स्प्रिंग सीजन हो गया. एंड नाउ सपोज ऑफ विंटर सीजन कम्स. ठीक है, तो विंटर सीजन में वेसल्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, द वेसल्स दे आर प्रोड्यूस, दे आर ऑफ स्मॉलर डायमीटर. अगेन स्प्रिंग सीजन आ गया, वेसल्स बड़े प्रोड्यूस हुए. ठीक है, again winter season comes up, again smaller vessels produced. ठीक है, अब मेरे पास ये डेटा है एंड नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एज ऑफ द ट्री, हाउ डू आई डू दैट. देखो, जब अब मैंने जैसे यहाँ पे बोला वन एनुअल रिंग, मतलब कि मेरे को 2 सीजन कंसिडर करें, दैट मीन्स आई वांट हैव टू कंसिडर द स्प्रिंग सीजन एज वेल एज हैव टू कंसिडर द विंटर सीजन. ठीक है, तो अब ये इसमें क्या हो गया, दिस स्प्रिंग सीजन एंड दिस विंटर सीजन इट इज इक्वल टू द वन एनुअल रिंग. ठीक है, one annual ring. Similarly, this spring season and this winter season, it is equal to 1 annual ring. So this is 2 annual rings are there. So this is 2 years old. But अगर हम ऑब्वियसली अगर ऐसे कैलकुलेट करने लगे कि एक ये स्प्रिंग सीजन की ये रिंग्स हैं, देन अगर ये विंटर सीजन की रिंग्स है, तो ये जो विंटर सीजन की रिंग्स है, ये इनकी साइज जो वेसल्स होते हैं इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, तो इट एक्चुअली बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू काउंट देम. ठीक है, तो जनरली क्या मेथड फॉलो करते हैं, अगर किसी ट्री की एज को कैलकुलेट करना होता है, तो वी सिंपली काउंट द वेसल्स और द रिंग्स विच आर प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग सीजन, बिकॉज स्प्रिंग सीजन में जो वेसल्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर लार्जर वेसल्स एंड इट बिकम्स ईजियर टू काउंट देम. ठीक है, तो अगर दिस इज 1, so this is 1 season, this is 2 season, 3 season, so total कितनी एज हो गई,
जितने भी रिंग्स प्रोड्यूस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट की एज, ट्री की एज कैलकुलेट करेंगे। ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम मेरा, उसका कहने का मतलब ये सेम ही चीज है। ये जो रिंग्स हैं, इन रिंग्स के ऊपर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, दीज आर द वेसल्स। ये मैंने एक पर्टिकुलरली सिर्फ एक सेक्शन ड्रॉ किया, ये एक्चुअल में क्या है, ये पूरा एक रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात? सो जितने भी एक एनुअल रिंग में आपको याद रखना है कि देर आर 2 सीजन एंड वन एनुअल रिंग इज ऑब्वियसली इक्वल टू 1 ईयर। तो उसके बेसिस पे हाउ मेनी रिंग्स आर देयर, उसके बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ द ट्री। ठीक है? सो दिस इज हाउ, व्हाट दिस इज द रेलेवेंस ऑफ द एनुअल रिंग्स। ठीक है? इसमें इसमें कुछ टर्म्स आती है, वन इज लाइक हार्टवुड एंड एक होता है सैपवुड। हार्ट ऑब्वियसली एक सिंपल सा चीज है, हार्ट मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। ठीक है? सो सिमिलरली जो हार्टवुड होती है, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ ट्री। ठीक है? हार्टवुड में क्या होता है, इट इज नाउ डार्कर इन कलर। सपोज इफ वी टेक दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ ट्री, एंड जो ये सेंटर रीजन होता है विच इज डार्कर इन कलर, एंड दिस रीजन इज नोन एज हार्टवुड, एंड द वुड विच इज प्रेजेंट अराउंड दिस हार्टवुड, दैट इज द सैपवुड। ठीक है? नाउ व्हाई आर दे नोन एज हार्टवुड एंड सैपवुड? ये डिफरेंशिएशन क्यों है? हार्टवुड मीन्स, एक तो सबसे पहले तो लाइक आई सेड, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। सेकेंड चीज क्या होगी, इट इज डार्कर इन कलर। डार्कर इन कलर क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ वेरियस organic substances. ठीक है? various organic substances like they can be tannins, oils, latex, resins, इन सबका ज्यादा डिपोजिशन होता है in this heartwood in the central region. therefore जो central region is known as the heartwood. ठीक है? बट एट द सेम टाइम जो सैपवुड होता है, सैपवुड में क्या होता है, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरीफेरी एंड इट इज लाइटर इन कलर ड्यू टू द लेसर डिपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है? और इसमें मैंने एक चीज लिखी है, एक और लाइन लिखी है, दैट हार्टवुड इज मोस्ट ड्यूरेबल, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज ड्यूरामिन। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर लाइक इफ यू हैव एवर नोटिस, जो एकदम पुराने के टाइम के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो एकदम बहुत लाइक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनमें जो बेसिकली बनाने में जो मतलब फर्नीचर या जो भी वुडन मटेरियल यूज हुआ है, दैट एक्चुअली बिलोंग्स, जो बेसिकली जो बेस्ट क्वालिटी की वुड होती है, वो कौन से ट्री की होती है? दैट इज ऑफ द टीक ट्री। टीक जो होता है, उसकी, उस ट्री की वुड सबसे बेस्ट होती है, मीन्स द बेस्टेस्ट वुड इज ऑफ दिस ट्री। ठीक है? एंड इसका साइंटिफिक नेम इज टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है? सो पहले के टाइम के जो भी लाइक किंग्स होते थे या एम्परर्स होते थे या जो भी होते थे, वो लोग कभी भी कुछ लाइक बनाते थे, कोई भी आर्किटेक्चर बनाते थे, तो दे पर्टिकुलरली ट्राइड यूजिंग द वुड ऑफ दिस टीक ट्री। ठीक है? तो इसमें इसका यूज करने का बेनिफिट क्या है? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ दिस हार्टवुड। ठीक है? हार्टवुड की बनी होती है, एंड सिंस इट इज द मोस्ट ड्यूरेबल, एंड इसमें क्या होता है कि इसको ड्यूरेबल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज लीस्ट प्रोन टू एनी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन बाय एनी माइक्रोब, एनी पैथोजन, फंगल इन्फेक्शन, एनीथिंग. So it is least prone to any infection and therefore least damages possible to this मतलब जो भी वुड इस पर्टिकुलर ट्री से यूज होती है। ठीक है? सो इसीलिए जो भी, कैसे कई बार हम बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स विजिट करते हैं एंड उनको इन इस वुड से जो भी चीजें बनी हुई होती है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मेंटेनेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इवन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक अगर आप उसमें कुछ नहीं करते हो, तो दिस इस चीज की वुड को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? Plus, at the same time, since it is very much durable, it is also very much expensive. ठीक है? On the other hand, जो sapwood होता है, sapwood से भी furniture बनाते हैं या जो भी चीजें बनाते हैं, but actually since it is lighter in color, so it is comparatively more prone to the various kinds of infections. ठीक है? So it is lesser durable, and the most durable is this hardwood, and the best quality wood is present in of this tree, which is the teak tree. ठीक है? अच्छा, एक नेक्स्ट टर्म आती है हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड। ठीक है? वुड ऑब्वियसली हार्ड होती है, वुड इसमें कोई, इससे कोई कनेक्शन नहीं है कि जो सॉफ्टवुड है वो कुछ वुड सॉफ्ट होती होगी या ये जो हार्डवुड है ये ज्यादा हार्ड होती होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज, वुड ये दोनों ही वुड है, बट जो सॉफ्टवुड है, सॉफ्टवुड सबसे पहले तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, एंड दिस हार्डवुड इज एक्चुअली प्रेजेंट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है? ऑल्सो ये सॉफ्टवुड को हम सॉफ्टवुड क्यों बोलते हैं? बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो लार्जर क्वांटिटी प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑफ ट्रैकीज। ठीक है? एंड जो ट्रैकीज होते हैं वो प्रिमिटिव सिस्टम्स हैं। ठीक है?
एंड जो दे आर डिवॉइड ऑफ वेसल्स, ठीक है। तो वेसल्स नहीं होते। वेसल्स का जब हमने स्ट्रक्चर किया था तो आई सेड उसमें वेसल्स में क्या होता है, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, परफोरेशन प्लेट्स आर देयर, ठीक है। सो जब इसमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं है सो दैट बिकम्स नॉन पोरस, ठीक है। सो नॉन पोरस है तो इसीलिए वी कॉल इट एज द सॉफ्ट वुड। एंड ये जिसमें वेसल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, बेटर वाटर कंडक्शन एंड एवरीथिंग इज एट इट्स बेस्ट, therefore the angiospermic wood is known as the hardwood, and since it contains a large number of pores it is also known as the porous wood, ठीक है। अच्छा, अब जिम्नोस्पर्म्स है तो इसका एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स है तो वेसल्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली द ट्रैकीज हैव टू बी देयर। तो ट्रैकीज का परसेंटेज उसमें कितना होगा, इट विल बी अबाउट 90 to 95%, ठीक है। whereas हार्डवुड में क्या होगा, हार्डवुड इज वेरी लेस, मतलब जो ट्रैकीज का परसेंटेज है बिकॉज वो एंजियोस्पर्म्स है तो जो ट्रैकीज का परसेंटेज है इट विल बी वेरी लेस, अप्रोक्सीमेटली लेसर देन द 5%, ठीक है। सो ये तो हो गया हार्डवुड, सॉफ्टवुड एंड एक हो गया हार्टवुड एंड सैपवुड, ठीक है। थोड़े ये रिजेंबलिंग टर्म्स हैं तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। अच्छा, एक इसमें टर्म और आती है, सभी ने आपने ये टर्म यूज सुना होगा, विच इज नोन एज द बार्क। बार्क क्या होता है, मतलब जैसे हम बहुत बार बोलते हैं कि उस ट्री की बार्क में मतलब उस ट्री की बार्क से आपको कुछ लेके आना है, तो मतलब बार्क बेसिकली क्या होता है, बार्क इज मेनली so all the dead cells which lie outside the phellogen, ठीक है। phellogen I've already told you, phellogen एक तीन टर्म्स मैंने बताई थी, phellum, phellogen and phelloderm, so these three terms are there। so जो bark क्या होता है, all the dead cells which lie outside the phellogen that constitutes the bark, या फिर अगर एकदम सिंपल टर्म्स में बोले, जितनी भी लेयर्स वैस्कुलर केम्बियम के बाहर के साइड पे प्रेजेंट है, दोज all the layers they constitute the bark, ठीक है। so and जो outer layers of bark होते हैं they constantly peeled off on the account of formation of new secondary vascular tissues। obviously जब plant की या tree की secondary growth होगी and continuously deposition of secondary xylem and secondary phloem takes place, उसके वजह से भी older bark has to keep peeling off। इसीलिए कई बार देखा होगा कि जो ट्री की bark होती है वो इट इज मतलब continuously पील्ड ऑफ, ठीक है। अगर मैं सिंपल बोलूं कि इफ आई एम सेइंग कि बार्क, जैसे मैंने बोला बार्क क्या होता है, ऑल द लेयर्स व्हिच लाई आउटसाइड द वैस्कुलर केम्बियम। सो इफ आई हैव टू से कि वैस्कुलर केम्बियम से बाहर कौन कौन सी लेयर्स आएंगी एंड आई हैव टू मेंशन कि कौन कौन सी लेयर्स होंगी, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉर्क, ठीक है। कॉर्क सबसे बाहर होगा, कॉर्क के बाद देयर विल बी कॉर्क केम्बियम, कॉर्क केम्बियम के बाद क्या होगा, देयर विल बी सेकेंडरी कॉर्टेक्स, there will be secondary cortex and then there will be primary cortex। उसके बाद क्या होगा, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद क्या आता है, देयर इज पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल के बाद क्या होगा, देन देयर इज गोइंग टू बी प्राइमरी फ्लोएम, there is going to be primary phloem, then there is going to be secondary phloem, उसके बाद क्या होगा, then there has to be vascular cambium, so there is this vascular cambium and then उसके बाद में there is secondary xylem and then the primary xylem, ठीक है। so ये अरेंजमेंट होता है टिश्यूज का, ये सब हमने कल पढ़ा है। तो अब इसमें बार्क क्या होगा, मैंने बोला कि ऑल द टिश्यूज, ऑल द लेयर्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द वैस्कुलर केम्बियम। सो वैस्कुलर केम्बियम से बाहर मतलब ये वैस्कुलर केम्बियम से पहले जितने भी, सो मतलब इंक्लूडिंग दिस, यहाँ से कॉर्क से लेके ऑल दीज लेयर्स, like starting from the cork and till the secondary phloem, all these layers they are included in the bark, ठीक है। सो अगर कोई आपसे डिटेल में पूछे कि बार्क में कौन कौन सी लेयर्स आएंगी, सो बार्क इंक्लूड्स ऑल द लेयर्स आउटसाइड द वैस्कुलर केम्बियम, ठीक है। एंड ऑल दीज cells they are constantly peeled off on the account of formation of the new secondary vascular tissues, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जितना भी डाइकॉट स्टेम से रिलेटेड था वो सभी कुछ यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद वील स्टार्ट विद द मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। तो इस टॉपिक में इफ एनीवन हैज एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
सैपवुड जो सेंटर में, अगर किसी भी ट्री का कोई सेक्शन कट करोगे तो जो सेंट्रल रीजन होगा वो बेसिकली वो थोड़ा डार्क होता है, ठीक है। तो एंड इस रीजन से जो वुड निकालते हैं दैट इज मच मोर ड्यूरेबल, ठीक है। एंड जो पेरीफेरी पे रीजन पे जो वुड प्रेजेंट होती है दैट इज एक्चुअली लाइटर इन कलर। वो लाइटर इन कलर क्यों होती है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लेसर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, विच मीन्स यहाँ पे टैनिन्स, ऑयल्स, रेजिन्स इन सबका लेस डिपोजिशन होता है, ठीक है। एंड सिंस देयर इज लेस डिपोजिशन ऑफ ऑल ऑफ दीज सब्सटेंसेस तो दे आर मोर प्रोन टू द वेरियस फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। हार्टवुड मतलब हार्ट जैसे सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो हार्टवुड जो सेंटर में प्रेजेंट होगी दैट विल बी द हार्टवुड, एंड हार्टवुड के चारों तरफ जो वुड प्रेजेंट होगी दैट विल बी द सैपवुड। एनीथिंग एल्स? बोलो। हाँ ऑब्वियसली देख के तो यू कैन नॉट टेल, वी हैव टू सी ऑल दीज रिंग्स ना फर्स्ट। देख के तो यू जस्ट बाहर से देख के तो यू कैन नॉट टेल। एनीवन? एनीथिंग एल्स? So take the screenshot and we'll start with the monocot stem. Done? So next we are going to do the monocot stem. तो monocot stem में क्या होगा? सी जैसे कल डाइकॉट स्टेम किया था तो डाइकॉट स्टेम में क्या किया था? एक तो पहली चीज हमेशा याद रखना, मैंने कल भी बोला था, रूट्स रूट्स जब भी करते हैं रूट्स के अंदर जो वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट होता है दैट इज रेडियल, ठीक है। आर से आर याद रखना, मैंने ये बताया था। रेडियल मतलब कि ऑल्टरनेटिव रेडिया पे प्रेजेंट होंगे, सेपरेट रेडिया पे वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। स्टेम में क्या होगा? बीट द डाइकॉट स्टेम और बीट द मोनोकॉट स्टेम। तो स्टेम के अंदर जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस, ठीक है। तो जो सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉन्जॉइंट, ठीक है। अब मोनोकॉट स्टेम के अंदर क्या होता है? मोनोकॉट स्टेम के अंदर अगर मोनोकॉट स्टेम का एक सेक्शन लेते हैं तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होता है कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं दे आर स्कैटर्ड, मतलब कोई ऐसे पर्टिकुलर मैनर में अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और जो पेरीफेरी की तरफ जाते हैं तो ये वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उनका साइज स्मॉल होता जाता है, मतलब कि सेंटर की तरफ जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, एंड टुवर्ड्स द पेरीफेरी उनका जो वैस्कुलर बंडल्स का साइज होता है दे आर मतलब स्मॉलर इन साइज, ठीक है। सो नाउ इफ वी टेक एनी जस्ट टू particular vascular bundles or if we take just one particular section of this, so how does it look? सबसे पहले सो एपिडर्मिस प्रेजेंट होगा। स्टेम की बात करें तो ऑब्वियसली द आउटर मोस्ट लेयर इट हैज टू बी epidermis, ठीक है। and outer epidermis what will be present? There has to be a cuticle which will be present, ठीक है। so outermost layer मैंने क्या बोली? this is the epidermis, this red one it is the cuticle, ठीक है। तो कल जब डाइकॉट स्टेम किया था डाइकॉट स्टेम में बोला था कि बिलो दी एपिडर्मिस क्या होगा? कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है, बट कॉर्टेक्स डाइकॉट स्टेम के अंदर क्या होता है? वो डिफरेंशिएटेड होता है इनटू थ्री लेयर्स। व्हाट आर दोस थ्री लेयर्स इन व्हिच द डाइकॉट स्टेम इज डिफरेंशिएटेड इनटू? हेट, व्हाट आर दोस थ्री लेयर्स? जल्दी से बताओ। डाइकॉट स्टेम में जो कॉर्टेक्स होता है वो कितनी लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होता है? क्या प्राइमरी सेकेंडरी? पागल हो तुम, क्या बोल रहे हो? मैंने क्या बोला है? कल डाइकॉट स्टेम किया था, क्या बताया था? एपिडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होगा?
एपिडर्म, ये डाइकॉट स्टेम का कराया था ना, एपिडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? देयर हैज टू बी कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स यहाँ पे 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है डाइकॉट स्टेम के अंदर। सो आई एम आस्किंग व्हाट वर दोस 3 लेयर्स? बोलो। हाँ जी बच्चे, कॉर्टेक्स। क्या 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 बोल रहे हो? मोनोकॉट? क्या बोल क्या रहे हो तुम? मोनोकॉट डाइकॉट में था, क्या बोल रही हो? मैं पूछ रही हूँ, कल मैं बोल रही हूँ कि कल डाइकॉट स्टेम में कराया था, मोनोकॉट स्टेम अभी हो रहा है। मैं रीजन पूछ रही हूँ तो मोनोकॉट डाइकॉट बता रहे हो। You're not studying, you're not paying attention to what is going on in the class. हाँ, मेरे को प्लीज ये एक्सक्यूज मत दो कि है ना ये याद नहीं है, घर पे जाके डोंट यू स्टडी। डोंट मेक मी एंग्री प्लीज। मैं जनरली आप लोगों को कुछ कहती नहीं हूँ। व्हेनेवर आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस यू गाइस डोंट रिप्लाई टू मी प्लीज। एंड आई हैव बीन सेइंग दिस कंटिन्यूअसली, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। ये खुद से करोगे नहीं समझ में आएगा कुछ भी। एंड यू गाइस आर जस्ट नॉट पेइंग एनी अटेंशन टुवर्ड्स इट। दानिश, I'm putting so much of effort into this particular chapter and you guys are not doing anything. You're not giving any response to me. How will it work? दानिश, अभी ज्वाइन किया है ना, जल्दी बताओ। आपसे मैं भी सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट करा देती हूँ। आप लोग भी मुझसे कोई डाउट मत पूछिए। इफ यू डोंट हैव टू गिव एनी आंसर। बच्चे कल मुझे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कल डाइकॉट स्टेम कराया था ना, मुझे बता दो डाइकॉट स्टेम में मैंने क्या कराया था। वो छोड़ो, पेरिडम वेरिडम आई डोंट थिंक तुमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। जस्ट टेल मी, कल मैंने डाइकॉट स्टेम कराया था तो क्या कराया था उसमें? प्राइमरी ग्रोथ, जस्ट टेल मी अबाउट द प्राइमरी ग्रोथ। पेरिडम वेरिडम छोड़ो, वो सब सेकेंडरी ग्रोथ में आता है। वो सिंपली आस्किंग अबाउट द प्राइमरी ग्रोथ। अब तो समझ आ गया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। प्लीज डोंट टेस्ट माई पेशेंस। बोलो। हाँ बताओ बच्चे। अच्छा, बच्चे तुम मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हो। तुम मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हो। कॉर्क कहाँ से आ गया? कॉर्क तो सेकेंडरी ग्रोथ में आता है ना भाई। प्राइमरी ग्रोथ में कहाँ से कॉर्क आ गया? कॉर्क, कॉर्क केम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये सब कहाँ पे आया था? ये सेकेंडरी ग्रोथ में आया था ना बच्चे। अभी प्राइमरी ग्रोथ में कहाँ से आ गया ये सब? इधर का उधर सब मिला रहे हो। रूट में बता दो क्या क्या लेयर्स प्रेजेंट होती है। डाइकॉट स्टेम छोड़ो, चलो। डाइकॉट रूट या मोनोकॉट रूट, किसी की भी लेयर्स बता दो स्टार्टिंग फ्रॉम दी आउटसाइड। क्या क्या लेयर्स प्रेजेंट होती हैं? वो बता दो। नहीं आ रहा है डाइकॉट। हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो, कोई बात नहीं। क्या होती है? हाँ। अच्छा। हाँ। कॉन्डोडर्मिस के बाद पेरीसाइकिल। फिर उसके बाद पेरीसाइकिल के बाद? पेरीसाइकिल के बाद वैस्कुलर बंडल्स कहाँ पे आएंगे? एंड व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स इन केस ऑफ रूट्स? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रूट्स में वैस्कुलर बंडल्स का क्या अरेंजमेंट होता है।
हाँ ये बता दो, ऐसे बता दो चलो। हाँ, प्रोटोजाइलम कहाँ पे होता है? बाहर के साइड होता है, अंदर के साइड होता है? अच्छा, और मेटाजाइलम? तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एग्जार्च बोलेंगे या इंडार्च बोलेंगे? वेरी गुड। इज शी दी ओनली गर्ल हु इज स्टडिंग? बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्या यहाँ पे? या आप लोगों को नहीं करना है तो मैं भी इतना अपना एफर्ट ना डालूं इन सब में? एंड आई एम टेलिंग यू, दिवाली ब्रेक के बाद जैसे ही मॉर्फोलॉजी का टेस्ट होगा, आई वोंट गिव यू मच टाइम, आई इमीडिएटली टेक द टेस्ट ऑफ दिस एनाटॉमी. So we were doing the monocot stem, the outermost layer being the epidermis. ठीक है, epidermis के बाद बाहर जो layer present होती है, that is actually cuticle. ठीक है, but dicot में तो क्या होता है, जो cortex होता है वो 3 layers में differentiated होता है, which is सबसे पहले there's hypodermis, then there is the general cortex, and then there the innermost layer, it is actually the endodermis. ठीक है, तो कॉर्टेक्स इसमें एकदम बहुत थोड़ा वाइड होता है एंड बहुत ही डिफाइंड होता है. ठीक है, बट इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है, जो हाइपोडर्मिस होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है. इसके केस में द हाइपोडर्मिस इट एक्चुअली बिकम्स स्क्लेरेंकाइमेटस. द हाइपोडर्मिस बिकम्स स्क्लेरेंकाइमेटस. कल जो डाइकॉट स्टेम में करा था उसमें जो आपके क्या नाम है, हाइपोडर्मिस थी, दैट वाज एक्चुअली पैरेंकाइमेटस. बट इसके केस में इट इज स्क्लेरेंकाइमेटस. स्क्लेरेंकाइमेटस से ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड दैट द सेल्स दे आर डेड इन नेचर and they are just simply present to provide the mechanical support. So these, whatever I'm drawing, these are the dead cells which are the sclerenchymatous cells. ठीक है, so these are the, so this layer is the hypodermis. ठीक है, so this is the hypodermis layer. हाइपोडर्मिस के बाद में चलो पहले वील ड्रॉ द वैस्कुलर बंडल. सेंटर में दो वैस्कुलर बंडल्स ड्रॉ कर लेते हैं पहले. ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल्स रहेंगे. अब हाइपोडर्मिस के जो नीचे लेयर होगी, यहाँ पे जो कॉर्टेक्स होता है वो बहुत, कॉर्टेक्स में जनरली जो सेल्स होते हैं दैट इज पैरेंकाइमेटस. ठीक है, एंड जो पैरेंकाइमेटस सेल्स हैं दे आर वेरी लूजली अरेंज. तो यहाँ पे इनके सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस दैट विल बी वेरी मच प्रोमिनेंट. ठीक है, सो द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस दिस विल बी वेरी मच प्रोमिनेंट एंड इसको हम बोलेंगे पैरेंकाइमेटस. कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है. कॉर्टेक्स इज कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ फूड. ठीक है, अच्छा, अब ये बीच में भी यहाँ पे सेल्स आ जाते हैं. अब जो ये, चलो पहले दिस इज एक्चुअली द पैरेंकाइमेटल कॉर्टेक्स. ठीक है, अभी जो वैस्कुलर बंडल्स है, वैस्कुलर बंडल्स मैंने स्टेम में बताया, जो डाइकॉट्स में अरेंजमेंट है वो सेम अरेंजमेंट होगी. पर इसमें सेम एक डिफरेंस क्या होगा कि मोनोकॉट्स में क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट नहीं होता है इसीलिए कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, बाकी द अरेंजमेंट विल बी कंजॉइंट, कोलैटरल एंड क्लोज्ड. डाइकॉट स्टेम में जो अरेंजमेंट था वैस्कुलर बंडल्स का, दैट वाज कंजॉइंट, कोलैटरल एंड ओपन. ठीक है, मतलब कि कैम्बियम उसमें प्रेजेंट था. अब ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं इनकी जो वॉल्स होती है इन पे कुछ ना स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. बाकी जैसे अभी तक जितना पढ़ा उनमें वो वैसे सेल्स नहीं होते हैं. इनके कुछ सेल्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली some special kind of cells in, and these are sclerin, again sclerenchymatous in nature. सो ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं बंडल शीट. ये जो सेल्स हैं दे आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ शीट एंड देयरफॉर दिस लेयर, दिस ये जो बाहर की लेयर है इसको हम बोलते हैं बंडल शीट. सिमिलरली इस वाले वैस्कुलर बंडल में भी सेम चीज होगी.
So this layer, this will be known as the bundle sheet. ठीक है. एंड इसमें जो सेल्स होंगे, जो टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होगा, दैट विल बी sclerenchymatous इन नेचर. सो व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली sclerenchymatous bundle sheet. ठीक है. सो दिस इज sclerenchymatous bundle sheet. ठीक है. बाकी वही बीच में वही parenchymatous सेल्स प्रेजेंट होंगे. वो कौन से सेल्स होंगे? दे विल बी द सेल्स ऑफ द cortex. Same loosely arranged cells will be present. ठीक है. अब वैस्कुलर बंडल्स में क्या अरेंजमेंट होगा? वैस्कुलर बंडल्स में, अच्छा एक और चीज, ये जो पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स है, दिस ऑक्यूपाइज द मेजॉरिटी ऑफ द रीजन इन द मोनोकॉट स्टेम. सो इसीलिए इसको हम और भी क्या टर्म बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट एज ग्राउंड टिश्यू, बिकॉज ये मोनोकॉट स्टेम का मेजॉरिटी ऑफ द रीजन कवर करता है. इसीलिए वी कॉल दिस पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स एज द ग्राउंड टिश्यू ऑल्सो. ठीक है. अब इसमें जाइलम और फ्लोएम का क्या अरेंजमेंट है? देखो, सबसे पहले अब यहाँ पे स्टेम के अंदर जाइलम जाइलम का अरेंजमेंट इज ऑलवेज एंडार्च. एंडार्च मतलब कि क्या होगा? एग्जैक्ट में तो क्या था? मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर. इसमें मेटाजाइलम कहाँ पे होगा? इट विल बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरीफेरी. So if suppose this is the metaxylem and this will be the protoxylem. ठीक है. बाहर वाला इट इज द मेटाजाइलम. अच्छा, अब इसमें एक स्पेशल चीज क्या होती है कि जो प्रोटोजाइलम होते हैं, उन कुछ प्रोटोजाइलम में क्या होता है, कुछ प्रोटोजाइलम क्या होते हैं, वो फ्यूज कर जाते हैं या कुछ डीजनरेट हो जाते हैं, और वो डीजनरेट या फ्यूज होके एक कैविटी बना लेते हैं. ठीक है. दिस कैविटी, दिस कैविटी इज एक्चुअली नोन एज द प्रोटोजाइलम कैविटी. So this cavity is known as the protoxylem cavity. इसमें protoxylem cavity क्यों बोल रहे हैं? Because if इसमें protoxylems they are getting fused. ठीक है. This, what is this? This is the protoxylem. and ये बड़े वाला क्या है? This is the metaxylem. So the arrangement is actually endarch. ठीक है. तो ये तो बात हो गई जाइलम की. What about the phloem? फ्लोएम में क्या क्या सेल्स प्रेजेंट होते हैं? दे आर सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स. ये तो हमेशा साथ में ही प्रेजेंट होंगे. तो सपोज इफ आई मेक द सीव सेल्स हियर, इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे सीव सेल्स में. एंड सीव सेल्स जो होते हैं उनके साथ में कंपेनियन सेल्स हमेशा प्रेजेंट होंगे, बिकॉज क्योंकि दे आर द सिस्टर सेल्स. ये सारे के सारे इनको क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज द सिस्टर सेल्स. ठीक है. तो अब इनको कैसे लेबल करेंगे? So this one is actually the sieve tube और sieve plate, and ये साथ में यहाँ पे ये क्या है? This is actually the companion cell. ठीक है. अब और क्या होगा यहाँ पे? और क्या प्रेजेंट होता है? बाकी चीज, there is the phloem fibers. इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो completely absent होता है. So यहाँ पे अब हम ड्रॉ करेंगे बाकी का. There will be this phloem fibers. So यहाँ पे मैंने ऐसे ब्लैक में I'm drawing this. ये जो सेल्स यहाँ पे बनाए हैं, this will be actually the phloem fibers. ठीक है. So these are the phloem fibers. मतलब जितने भी फ्लोएम के सेल्स हैं वो सब ड्रॉ करने हैं यहाँ पे. बट यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो एब्सेंट होता है. ठीक है. So this is the arrangement of the vascular bundles. ठीक है. So vascular bundles का arrangement क्या होते हैं? They are conjoined, collateral and closed. ठीक है. And xylem की arrangement is, xylem arrangement is endarch. So the xylem